नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज 5 जून का करंट अफेयर्स लेकर हाजिर हुए हैं। कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो पीडीएफ हम आज डिस्कस कर रहे हैं ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। आप जाके ज्वाइन कर लीजिए, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ मेन बातों को डिस्कस करेंगे, कुछ टॉपिक्स लेंगे, उसके और डिटेल में जाएंगे, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, पूछे गए हैं, वो सब डिस्कस करेंगे। हर चीज़ डिस्कस नहीं करेंगे, वो पीडीएफ में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वही डिस्कस करेंगे, बाकी सब आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। दोस्तों, 5 जून का इतिहास क्या है, आज की हिस्ट्री क्या रही है, तो उसमें आज सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो 2017 में सबसे पहले रॉकेट जो GSLV Mark 3D1 का सफल टेस्टिंग हुई थी। देखिए, एक क्वेश्चन आपका सैटेलाइट के ऊपर से पूछा जाता है, एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। आपको ये पता करना है कि इंडिया का जो इतिहास रहा है सैटेलाइट में वो क्या है। SLV, PSLV, ASLV, ठीक है, ये क्या रहे हैं। उसके बाद GSLV, ये सब आपको पढ़ना है, ये बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। तो आराम से नेट से सर्च करके ये SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, एक आपने बनाया सैटेलाइट, अब सैटेलाइट को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना, तो वो जो रॉकेट बनता है वो रॉकेट को हम PSLV, ASLV या GSLV कहते हैं। PSLV इंडिया का सबसे सक्सेसफुल जो एक रॉकेट है वो है, उसने बहुत सारे छोटे सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजा हुआ है। लेकिन GSLV जो है वो GSLV ऐसा रॉकेट है जो भारी उपग्रहों को ले जा सकता है। PSLV में साथ क्या दिक्कत थी कि PSLV छोटे रॉकेट को ले जाता था, लेकिन GSLV भारी रॉकेट्स को लेके जाता है। ये फ़र्क है दोनों के अंदर, ठीक है। अच्छा, तो आपको ये तो समझ लेना है। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़ा सा ये चीज़ देखनी है कि अगर मान लीजिए साइंस एंड टेक में क्वेश्चन आ जाए, जैसे GS3 में एक आपका साइंस एंड टेक है, उसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो डिटेल में कैसे पढ़ेंगे इस चीज़ को कि जैसे कि इंडिया ने एक बार 100 से ज़्यादा सैटेलाइट्स को भेजा था, क्या वो सही था, या ये बोला जाता है कि इंडिया बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करता है इसरो में, इस रिसर्च में। ऐसा देश जहाँ गरीबी अभी भी बहुत ज़्यादा है, भुखमरी ज़्यादा है, वहाँ पर क्या इतना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये टॉपिक पे क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, ऐसे में पूछा आ चुका है कि हम साइंस एंड टेक में इतना रिसर्च करते हैं, इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं, तो क्या वो रेलिवेंट है, क्या सही है क्या। ऐसा तो नहीं कि मतलब कुछ लोग आगे निकल जा रहे हैं और मैक्सिमम लोग पीछे रह जा रहे हैं। ये मेंस का पॉइंट होता है। तो ये थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा, डिस्कस कर लीजिएगा। कुछ दिक्कत हो तो मुझे फ़ोन करके बात कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, बाकी 1879 में भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता MN जोशी का जन्म हुआ। देखिए, ट्रेड यूनियन के बारे में पहले भी आपको मैंने करंट अफेयर्स दिया था, उसमें मैंने कहा था जैसे 1919 की आपकी ये रशिया की क्रांति होती है, उसके बाद जो कम्युनिज़्म है वो रशिया में आता है और रशिया से फैलता है, पूरी दुनिया फैलता है। इंडिया के बहुत सारे लोग इंस्पायर होते हैं, इसमें नेहरू भी थे, MN रॉय भी थे, ये जोशी साहब भी थे, ठीक है। और ये जब आते हैं, अच्छा, ये लोग गए थे पहले मॉस्को, वहाँ पर से ट्रेनिंग लेकर आते हैं इंडिया में, और इंडिया में जाके इन्होंने फिर जो कम्युनिज़्म है वो फैलाते हैं। कम्युनिस्ट जो विचारधारा होता है वो फैलाते हैं, इनको कॉमरेड्स कहा जाता था, और इनको फैलाते हैं ये। इसमें MN रॉय और ये NM जोशी का नाम बहुत आगे आता है, ठीक है। ट्रेड यूनियन के बारे में हिस्ट्री में सवाल आता है, ट्रेड यूनियन कांग्रेस कौन सी थी, कौन कौन किस किस ट्रेड यूनियन से जुड़ा हुआ था, ये सवाल आता है। तो ये आपको हिस्ट्री का सवाल है, मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल है, ये आपको पढ़ना है आपको, ठीक है। सवाल आया हुआ भी है। अच्छा, एक सवाल पीसीएस में आ चुका है जिसमें मैं पहले भी डिस्कस करा था कि वो कौन सा राष्ट्रपति है हिंदुस्तान का जो ट्रेड यूनियन से जुड़ा रहा है, तो VV गिरी है जो ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए हैं, वहाँ के नेता निकल के आए हैं। तो ट्रेड यूनियन के बाद 2-3 सवाल चीज़ें होती हैं, पढ़ लीजिएगा, सवाल वहाँ से आ जाता है, वो आप राइट कर लोगे आप, ठीक है। कौन किस ट्रेड यूनियन से जुड़ा हुआ है, ये बेसिकली ये सवाल आता है, ठीक है। बाकी भारत सरकार ने शुरू की स्वदेश पहल। देखिए, स्वदेश पहल क्या है ये समझने की ज़रूरत है। देखिए, भारत सरकार विदेशों से लौटने वाले भारतीयों के कौशल की मैपिंग के लिए स्वदेश पहल शुरू कर रही है। कोरोना के चक्कर में बहुत सारे इंडियंस जो हैं वापस आ रहे हैं, वैसे भी वापस आते हैं, और कोरोना से जो दिक्कतें आई हैं, जॉब्स नहीं है वहाँ पर, तो वापस आ रहे हैं। तो जो लोग वापस आ रहे हैं तो उनकी मैपिंग की जा रही है, मतलब वो कौन से स्किल जानते हैं, वो क्या कर सकते हैं। तो अगर डेटाबेस बन जाएगा तो उस डेटाबेस को यूज़ कर सकते हैं बाकी इंडियन कंपनी के साथ। तो बेसिकली ये ही चीज़ का है कि जो लोग आ रहे हैं उनके बारे में अच्छी तरह से हम समझ लें, उनका स्किल सेट क्या है, वो किस तरह के लोग हैं, क्या एक्सपर्टीज़ रखते हैं, और उसको किस किस कंपनियों में इंडिया के हम वहाँ पर मैन पावर पहुँचा सकते हैं, तो जिससे कि हमारा मैन पावर, जो स्किल्ड मैन पावर है, उसकी समस्या को समाधान कर सकते हैं। तो ये सरकार ने जो शुरू किया वो स्वदेश पहल शुरू किया गया है, ठीक है। भारत सरकार ने आयात में कटौती करने के लिए 10 क्षेत्रों की पहचान की है।
आयात और निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। आयात मीन्स आना यानी कि इंपोर्ट, निर्यात मीन्स एक्सपोर्ट। देखिए इंडिया में मैक्सिमम चीज़ें हम लोग इंपोर्ट करते हैं और बहुत कम चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। इसी कारण से हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, ठीक है, वो हमेशा नेगेटिव में जाता है, दिक्कत करता है। मतलब कि हम ज़्यादा पैसा, हमारे देश से ज़्यादा पैसा जाता है और हम कम पैसा लाते हैं। अगर चाइना से हम बात करते हैं तो चाइना से हम लगभग 5 बिलियन का हम व्यापार करते हैं, मतलब व्यापार सामान खरीदते हैं और मुश्किल से 1 बिलियन का सामान हम बेचते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, हमारा पैसा जा रहा है। अब सरकार ये फैसला कर रही है कि हम कुछ ऐसे आइटम्स में जिसको हम बना सकते हैं, हिंदुस्तान में बना सकते हैं और कोई ऐसा बहुत ज़्यादा कोई एक्सपर्टीज़ नहीं चाहिए, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं चाहिए, जिनको आप इजीली बना सकते हैं, तो ऐसे क्षेत्रों में हम उनको चिन्ह किया गया, उनको पहचाना गया और उनमें कोशिश की जा रही है कि हमें अब इंपोर्ट करने की ज़रूरत ना पड़े, अब हम खुद ही अपना बना लें सामान, ठीक है। तो ये अच्छी पहल है। जो मेक इन इंडिया आया था वो एक इसी का पहल था कि कुछ सेक्टर्स में जो ज़्यादा हाई लेवल की स्किल नहीं जाता, हाई लेवल की टेक्नोलॉजी नहीं मांगता है, तो वो चीज़ें बननी चाहिए हिंदुस्तान के अंदर, ठीक है। तो ये अच्छी पहल है। लगभग 10 क्षेत्रों के इन्होंने आइडेंटिफाई किया है। अब यहाँ पर काम होगा। प्रॉब्लम क्या है जो मेंस में आता है? प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप काम कर रहे हो, ठीक है, आप करो अपने में डेवलपमेंट कर रहे हो, वो सही है, ठीक है। तो आपको तो पहले जो कंपनीज़, ऐसी कंपनीज़ जो ये प्रोडक्ट बनाएंगी वो उसी क्वालिटी के होने चाहिए जितनी की अवेलेबल है। लेट सपोज मोबाइल की बात करते हैं, मोबाइल बनना, तो मोबाइल जो है वो उसी लेवल का होना चाहिए जैसा लेवल का हम इंपोर्ट करके चाइना से आ रहा है या बाहर से आ रहा है। तो क्वालिटी में नीचे नहीं आना चाहिए और क्वालिटी के साथ साथ क्वालिटी को मेंटेन करते हुए क्या हम कॉस्ट इफेक्टिव दे सकते हैं, क्या सस्ता कर सकते हैं? तो ये चीज़ मैटर बहुत करता है कि सस्ता भी होना चाहिए और क्वालिटी भी मेंटेन करनी चाहिए, तब तो ये चीज़ चलेगी, वरना ये चीज़ नहीं चलती है, ठीक है। प्लस आप जो दूसरे देशों से सामान आ रहा है उसको रोक नहीं सकते, उसको बैरियर नहीं लगा सकते कि आपने टैक्स लगा दिया कि नहीं, अगर आप सामान आएगा तो हम इस पर इंपोर्ट ड्यूटी इतनी लग जाएगी, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी इतनी लग जाएगी। तो ये नहीं हो सकता क्योंकि WTO के नियम के खिलाफ है ये। तो GS3 में जब आप जाते हैं मेंस में, तो ये WTO के जो फंक्शनैलिटीज़ है इसको आप पढ़ते हैं कि WTO का रोल क्या है और जो व्यापार हम पूरी दुनिया में करते हैं, फ्री ट्रेड की बात करते हैं, वो सब क्या है, टैक्सेस जो बैरियर लगाते हैं वो कितना इफेक्टिव है, लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, या और कौन कौन से रास्ते हो सकते हैं, ये सब हम मेंस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ प्री से होते हुए मेंस की तरफ मैं लेके जा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, अब आज का सामान्य ज्ञान की बात कर लेते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? देखिए एंशिएंट हिस्ट्री में हज़ारों बार सवाल पूछा गया है वेद के ऊपर। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। आपको तो पहले चारों वेद के नाम पता होना चाहिए, लेकिन सवाल वेदों से ऐसा नहीं आएगा कि कौन सा वेद है, सवाल आएगा कि कौन से वेद की कौन से उपनिषद हैं या कौन से वेद के कौन से ब्राह्मण हैं, सवाल ही आया था, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री की किताब उठाइएगा और वेद का चैप्टर पढ़िएगा, तो 4 वेद तो हो गए, लेकिन इन 4 वेदों के बाद कौन से वेद के, किस वेद के कौन से ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण भी एक तरह की संहिता होती है, इसमें लिखा जाता है, ठीक है। वेदों को और क्लियर, ब्राह्मण हो गए, आरण्यक हो गए, उपनिषद हो गए, ठीक है, उपवेद हो गए, ये सब पढ़ना है आपको। तो चार्ट बना लीजिएगा और सब इजीली हो जाएगा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है वेदों के बारे में। कुछ चीज़ें और पूछी जाती हैं कि ऋग्वेद में क्या चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, या सामवेद में क्या इंपॉर्टेंट है, या अथर्ववेद में क्या इंपॉर्टेंट है। तो 4-5 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उसको ढंग से पढ़ लीजिएगा, एक सवाल बन जाता है वेदों के ऊपर से, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा। सबसे पुराना वेद तो खैर ऋग्वेद है। अच्छा, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? प्रथम पंचवर्षीय योजना, ये इकोनॉमिक सवाल 1951 में शुरू होती है। कहाँ से इंस्पायर हम लोग हैं? हमने रशिया से इस चीज़ को लिया हुआ है। रशिया में पहले पंचवर्षीय योजना का था, जब लेनिन आते हैं तो लेनिन सबसे पहले, जब लेनिन आए, रशिया की क्रांति हुई, उसके बाद लेनिन आते हैं और लेनिन पंचवर्षीय योजना स्टार्ट करते हैं कि 5 वर्षों में हम किसको टारगेट करेंगे। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट यह है कि 1951 में हमने पहला अपना पंचवर्षीय योजना लगाई और टारगेट किया कि पहले एग्रीकल्चर को टारगेट किया, खेती बाड़ी को। सेकंड किसको टारगेट किया? हमने हैवी इंडस्ट्रीज़ को टारगेट किया, ठीक है। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? आपको पहले जितनी 5 ईयर प्लान्स हैं आपको पता होना चाहिए, 12 5 ईयर प्लान्स हैं तो आप पता होना चाहिए, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आ चुके हैं, मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ आपको। सारे 5 ईयर प्लान्स पता होना चाहिए। कुछ 5 ईयर प्लान्स के नाम दिए गए हैं, ठीक है। मेलबर्निस 5 ईयर प्लान ये सेकंड वाला था, ठीक है। हैरल्ड डोमट ये फर्स्ट वाला 5 ईयर प्लान है। तो ऐसे आपको नाम दिए गए, तो पहले तो कुछ लोगों के नाम आपको बताना चाहिए। 5 ईयर प्लान्स कब कब हुए, फर्स्ट पहले तो कितने हैं, कब कब हुए, स्पेसिफिक नाम दिए गए हैं वो। उसके बाद जो टारगेट किया गया है उसको पकड़ना है,
कि पहले पंचवर्षीय योजना में एग्रीकल्चर टारगेट किया गया था, दूसरी में इंडस्ट्रीज हैवी इंडस्ट्री टारगेट की गई थी, तो वो आपका पकड़ना है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन देखिए इकोनॉमिक्स के सवाल हैं, ऐसे ही सवाल बनते हैं, ठीक। अच्छा, उसके बाद कुछ रोलिंग प्लान भी आए थे। रोलिंग प्लान क्या है? 3 साल तक 5 ईयर प्लान सस्पेंड कर दिए गए थे, 2 बार हुआ है सब, ठीक है। ये कब कब हुआ है ये आपको बताना है। 2 बार रोलिंग प्लान बनाए गए, वो आपको पता करना है कि कब कब बीच में कुछ क्या हुआ। फिर एक क्वेश्चन आता है कि कुछ ऐसे बहुत ही फेमस योजनाएं चली, वो योजनाएं किस में चली? जैसे कि गरीबी हटाओ आंदोलन, ठीक है, वो कौन सी पंचवर्षीय योजना का है ये, तो ये पता होना चाहिए। तो कौन सी कुछ का पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जैसे जवाहर रोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना, कुछ ऐसा जो इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको पढ़ लीजिएगा कौन सी पंचवर्षीय योजना में वो आते हैं। सवाल इससे ज़्यादा नहीं जाता, ठीक है। अच्छा, फिर एक आता है आपका कि कौन सी पंचवर्षीय योजना सबसे ज़्यादा अपने टारगेट को पूरा कर पाई है। जैसे कि हर पंचवर्षीय योजना आप बताती है कि हम भाई 5% ग्रोथ रेट देखते हैं, हम 10% का ग्रोथ रेट हम देखना चाहते हैं, टारगेट रखते हैं। तो पहला तो ये देखिएगा कि किस पंचवर्षीय योजना ने अपना वो टारगेट पूरा किया है, कुछ ने कर दिया है, जो टारगेट रखा था वो पूरा कर दिया है, और कुछ नहीं कर पाए, तो ये पता होना चाहिए आपको। दूसरा, आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा किस में सफलता मिली है, कौन सी पंचवर्षीय योजना में मिली है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये सब इकोनॉमिक्स की किताब है, स्टैंडर्ड बुक है, मिल जाएगा आपको। मैंने आपको बहुत ही मोटा सा बता दिया मैंने कि कौन से इस टॉपिक से कितने सवाल आते हैं बता दिए। एक चीज़ और है, थीम याद कर लीजिएगा, खासकर जो अब लेटेस्ट पंचवर्षीय योजना है उसके थीम याद कर लीजिएगा उसमें से, ठीक है। अच्छा भाई, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, सबसे पहले किसने बताया था? तो कोपरनिकस ने बताया था ये, ठीक है। कोपरनिकस ने पहली बार ये बोला कि सूर्य सेंटर में है और पृथ्वी चक्कर काटती है। ये वक्त है फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले का, ठीक है। आप समझिए कि उस समय क्या स्थिति थी कि जब कोपरनिकस ने ये बात जानी तो उसको ये हुआ कि मुझे बताना चाहिए। तो अब ये बताने के लिए जब इसने ट्राई किया तो चर्च जो होता है, जो यूरोप में चर्च थे, कैथोलिक चर्च खासकर, उनका कंट्रोल बहुत ज़्यादा था। अब चर्च लोग ये बोलते थे कि भैया पृथ्वी सेंटर में है, पूरी ब्रह्मांड उनके सामने इर्द गिर्द घूम रहा है, ये चर्च का अपने बिलीफ थे, ठीक है। कोपरनिकस ने साइंटिफिकली निकाल लिया कि नहीं ये तो भाई गलत है, सूरज बीच में है और पूरा सौरमंडल उसके इर्द गिर्द घूम रहा है। जब ये बात चर्च को पता लगी कि कोपरनिकस नाम के एक व्यक्ति ने ऐसा कर दिया है, ऐसा खोज लिया है, तो चर्च ने बाकायदा धमकी दी कोपरनिकस को कि ऐसा है, अगर तुमने इस चीज़ को बाहर डिक्लेयर किया, किताब में छापा, तो फिर अंजाम बहुत बुरा होगा। कोपरनिकस ज़्यादा डर गया, क्योंकि डरने वाली बात है, क्योंकि उस समय ऐसा वक्त था जहाँ पर बहुत ज़्यादा अत्याचार होता था। अगर आप कुछ चर्च के खिलाफ या राजा के खिलाफ कुछ ऐसा बोल देते थे, सीधे समझिए सीधे आपको गुलिटन यानी कि गर्दन काट दी जाती थी आपकी, ठीक है। कोपरनिकस ने कुछ साल तक नहीं बताया, ठीक है, और कहा जाता है कि वो पागल हो गया था और ऐसे बैठे बैठे भी सोचता था कि अपने आप से बातें करता था कि अरे घूम तो रही है पृथ्वी, ऐसे घूम सूर्य के इर्द गिर्द, मैं क्या कर सकता हूँ। तो ऐसे बात किससे हैं, तो आपको याद रखना है कोपरनिकस ने क्या था। कोपरनिकस के बारे में बात करना है, अपने गैलीलियो के बारे में जानना है, गैलीलियो ने क्या इजाद किया। तो ये सवाल साइंस से आता है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा कौन कौन चीज़ें इससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं, ठीक है। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? खेल दिवस मेजर ध्यानचंद, हमारे हॉकी के जादूगर, उनके नाम पे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है ये मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। भारत का प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? कई बार सवाल पूछा गया है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जी.वी. मालवंकर थे। पहले लोकसभा अध्यक्ष जी.वी. मालवंकर थे। सवाल आ चुका है पीसीएस में। एक सवाल जो आ सकता है कि पहला कौन से लोकसभा अध्यक्ष हैं जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया था, कि लोकसभा के लोगों ने कहा कि हम स्पीकर को नहीं मानते भाई, हम अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया था। तो पहले तो पता होना चाहिए कि अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन जिसे कहते हैं, क्या होता है ये आपको बताना चाहिए। तो पहला जो व्यक्ति था जिसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव इस लोकसभा में पारित हुआ वो था जी.वी. मालवंकर, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? वो तो एशिया ही है, खैर दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन बात करते हैं करंट अफेयर्स के ऊपर। किस चक्रवाती तूफान के महाराष्ट्र और गुजरात के टकराने से चेतावनी जारी की गई है? यह टकरा गया है, जब आप वीडियो देखेंगे तो टकरा चुका है। तो देखिए वो जो है निसर्ग नाम का तूफ़ान है, जो ट्रॉपिकल एक साइक्लोन है, और 125-30 साल के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि जून में ये तूफ़ान आया है और महाराष्ट्र गुजरात की तरफ आया। ट्रॉपिकल तूफ़ान है ये, ट्रॉपिकल साइक्लोन है ये। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन में क्या फ़र्क होता है ये आपको बताना चाहिए। ये ज्योग्राफी का सवाल। ट्रॉपिकल साइक्लोन कौन से होते हैं, टेम्परेट साइक्लोन कौन से होते हैं, दोनों कैसे बनते हैं, दोनों के बनने का प्रोसेस भी अलग है,
ठीक है। अच्छा, अब सवाल ज्योग्राफी का और आता है, साइक्लोन्स कैसे बनते हैं, ये तो हो गया। साइक्लोन कहाँ कहाँ, कौन साइक्लोन आया, जैसे कि अम्फान कहाँ पे आया था, बुलबुल कहाँ पे आया था, निसर्ग कहाँ पे आया था, मैच द फॉलोइंग वाला सवाल आया था, ठीक है। अच्छा, साइक्लोन्स के बारे में सवाल इंपॉर्टेंट आता है कि साइक्लोन जैसे मान लीजिए बे ऑफ बंगाल में, यानी कि बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन बन रहा है, तो क्या परिस्थिति रहती है कि साइक्लोन बनता है, ये कितना टेम्परेचर रहना चाहिए, ठीक है, और क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो साइक्लोन को बनाता है। जैसे पहला तो आपका होता है कि 27 डिग्री का टेम्परेचर होना चाहिए, 27 डिग्री से के बराबर टेम्परेचर हो जाएगा तो इवैपोरेशन प्रोसेस तेज हो जाती है, ठीक है। अब वाष्पीकरण ज़्यादा तेज हुआ, उसके बाद पृथ्वी का रोटेशन शुरू हो जाता है, होता वो तो होता ही है, हो रहा होता है। वाष्पीकरण ज़्यादा होता है तो पृथ्वी का रोटेशन होता है, जो लोकल विंड्स होती हैं वो घूमना शुरू करती हैं और वो फिर सर्कुलर मोशन में घूमना शुरू हो जाती हैं वो, ठीक है। और घूमते हुए फिर जो तट की तरफ जाती हैं, तट की तरफ जाने पे क्या होता है, जब एक बार तट पर पहुंच जाती हैं तो उसके बाद बहुत अंदर नहीं जा पाती हैं। ये बताना कि एक साइक्लोन जो चला आ रहा है बहुत दूर से, जैसे तट पे पहुंचता है तो बहुत अंदर तक नहीं आता, जल्दी ही वो तट पे ही ख़त्म हो जाता है। क्यों, ये सवाल पूछा गया था आईएएस में भी और पीसीएस में भी। तो क्यों, ऐसा क्या कारण है कि साइक्लोन बहुत अंदर तक नहीं जा पाता है। ऐसा नहीं है कि अगर वो कलकत्ता में पहुंचा तो कलकत्ता से होते हुए चला गया भोपाल पहुंच गया, ऐसा नहीं हो सकता है। अमूमन वो खत्म हो जाता है, वहीं पे तट पे खत्म हो जाता है। तो ये आपको बताना है आपको, ठीक है। ब्रिटेन में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है, तो नियुक्तियों के ऊपर आता है, तो इसमें गायत्री आई कुमार है जिनकी नियुक्ति की गई है, ठीक है। आप इसको देख लीजिएगा, बहुत फैक्चुअल है। कि संस्थान ने अल्ट्रा स्वच्छ नामक कीटाणु शोधन इकाई विकसित की है, मतलब एक यूनिट बनाई है बैक्टीरियाज के लिए, इनके रिसर्च के लिए आती है, वो डीआरडीओ ने बनाई है अपनी, इसका नाम अल्ट्रा स्वच्छ नामक एक यूनिट का नाम दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, डीआरडीओ की अल्ट्रा स्वच्छ है जो बेसिकली वो बैक्टीरियाज को फिर टारगेट करेगी, ठीक है। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल CTAP लॉन्च किया है, तो WHO ने इसको CTAP को लॉन्च किया है कोविड-19 के ऊपर एक ऐसा टेक्नोलॉजी को निपटने के लिए एक टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल लॉन्च किया गया है, ठीक है। खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उदाहरण किसने किया है। खेलो इंडिया एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जिसमें स्कूल्स और अब तो यूनिवर्सिटीज़ के लेवल के स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन होती है और उनको बाकायदा उसी माहौल में कॉम्पिटिशन कराया था जैसा माहौल इंटरनेशनल लेवल का होता है। तो ये खेलो इंडिया मुझे पसंद लगता है कि मोदी गवर्नमेंट की एक वन ऑफ द बेस्ट एक इनिशिएटिव्स है जिसको आगे बढ़ना चाहिए। इसमें आपके जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं आपका किरण रिजिजू जी, स्पोर्ट्स में वो उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है और जब खेलो इंडिया ई पाठशाला स्टार्ट हुई तो उसका उद्घाटन भी इन्होंने किया भाई, ठीक है। हाल में चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 24 सीटों के लिए किस दिन मतदान करने का फैसला किया। राज्यसभा के लिए चुनाव हुए हैं कितने राज्यों में, ये इंपॉर्टेंट है, तारीख शायद इंपॉर्टेंट नहीं है। राज्यसभा के चुनाव अगर पूछा जाएगी जून के महीने में होंगे तो कौन कौन से राज्यों में होंगे, जैसे कि आपका आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, मणिपुर, मेघालय, ये राज्यों में राज्यसभा के चुनाव होंगे। अगर एग्ज़ाम अगर 1-2 महीने में हो जाता है तो सवाल ही पूछ सकते हैं, ठीक है। राज्यसभा चुनाव होते कैसे हैं, कैसे होते हैं, राज्यसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में फ़र्क क्या है, राज्यसभा चुनाव कौन कराता है, कौन किसकी सुपरविजन में होता है, ये सब सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आ चुके हैं, ये सब आपको देखने हैं इसके अंदर। भारतीय कुश्ती महासंघ के पहलवान विघ्नेश फोगाट के नाम किस अवार्ड को के लिए चुना है या भेजा गया है, रिकमेंडेशन दी है, तो खेल रत्न पुरस्कार के लिए विघ्नेश फोगाट एक कुश्ती महिला कुश्ती में है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देती हैं, वर्ल्ड की नंबर 3 रैंक की खिलाड़ी हैं और इनको रिकमेंड किया कि खेल रत्न पुरस्कार के लिए दिया जाए। तो इंडिया का सबसे जो ऊँचा खेल रत्न पुरस्कार होता है स्पोर्ट्स अवार्ड होता है, वो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। सेकंड नंबर पर आता है अर्जुन अवार्ड, साथ में आते हैं द्रोणाचार्य अवार्ड जो कोचों को दिया जाता है, ठीक है। हाल ही में ही केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य को 1832 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। देखिए, बिहार सरकार ने ये योजना निकाली है और बोला है कि ऐसा है कि हर घर में नल पहुंचना चाहिए, नल से वाटर, टैप वाटर पहुंचना चाहिए। तो इसके लिए लगभग 1900 करोड़ का एक पैकेज लिया है जो ये सब काम करेगा, 50 लाख से अधिक घरों में नल कनेक्शन प्रदान करेगा। तो बिहार सरकार का इनिशिएटिव है, ये अच्छा इनिशिएटिव है। हाल में ही 2 जून को किस राज्य की स्थापना दिवस मनाया गया। 2 जून को कौन सा राज्य स्थापित हुआ है, तेलंगाना हुआ है, ठीक है। 2014 में तेलंगाना बनता है, आंध्र प्रदेश से। सवाल इससे पहले आया था एक बार कि जब उत्तराखंड छत्तीसगढ़ बने थे उस समय ये बोला गया था कि इन राज्यों में पहले कौन राज्य आया,
किस तारीख को बनता है कि एक ऑर्डर बनाया गया था उत्तराखंड के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, ठीक है, तो वो इम्पोर्टेंट था। आपको एक चीज़ देखनी है कि राज्य, अगर राज्य का साइज छोटा किया जा रहा है, जैसे लेट्स सपोज उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का छोटा कर दिया है, उत्तर प्रदेश को 2 टुकड़े किए जा रहे हैं, तो क्या प्रोसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं, क्या प्रोसेस है, कौन डिसाइड करेगा कि राज्य के टुकड़े किए जाएं, कौन डिसाइड करेगा, कौन कर सकता है, किसके पास अथॉरिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर है तो क्या प्रोसेस है, दोनों कौन करेगा और क्या प्रोसेस है, ये जानना है आपको। अब मेंस में आते हैं कि छोटे राज्य ज़्यादा बेहतर हैं कि बड़े राज्य बेहतर हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि बड़े राज्य सही चलते हैं कि छोटे राज्य में काम चल जाता है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर पर्सनल मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे तो राज्य छोटा हो बड़ा हो डिपेंड नहीं करता, डिपेंड इस बात पर करता है कि वो अपने आप को जिंदा रखने के लिए इसके पास रिसोर्सेज हैं कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि वो राज्य बंद हो गया छोटा, लेकिन उसके पास रिसोर्सेज ही नहीं है कि वो अपने आप को सर्वाइव कर सके। उसके पास ना मिनरल रिसोर्सेज हैं, ना कोई टूरिज़्म का कोई बहुत बड़ा चीज़ है। उत्तराखंड की देखिए हालत, देखिए उत्तराखंड की हालत, झारखंड की हालत, झारखंड तो बहुत रिच है लेकिन तब भी वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। उत्तराखंड में एक प्रॉब्लम, यही प्रॉब्लम आ रही है कि टूरिज़्म के ऊपर ही डिपेंड हैं, इसीलिए वो बार बार जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, भैया हमें स्पेशल स्टेट का पैकेज दे दो, हमें पैसा दे दो हमें। तो ये चीज़ का मैटर बड़ा फंसता है, इसको देख लीजिएगा। हाल में किसे दिल्ली बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया है, मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर भी जान लीजिए। आदेश कुमार गुप्ता जी को बनाया गया है। इससे पहले मनोज क्या नाम होगा, मनोज तिवारी भूल गया, मनोज तिवारी वहाँ के दिल्ली के अध्यक्ष थे। उनका थोड़ा सा मसला रहा है, वो अब हट गए, बीजेपी की ओर ये आ गए। ये एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन दिल्ली से अगर सवाल पूछा जाता था, दिल्ली का एनसीआर, दिल्ली में पहला इलेक्शन कब हुआ और दिल्ली जो दिल्ली एनसीआर का बनता है वो कौन से संविधान संशोधन में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। दिल्ली का पहला इलेक्शन कब हुआ और दिल्ली एनसीआर का संविधान संशोधन में कब जिक्र आता है, ये आपको पता करना है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।